नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। शुभ नववर्ष। कुछ ऐसे ही अंदाज में आज स्वागत करते हैं हर उस व्यक्ति का जो बंगाल में है या फिर बंगाल से संबंधित है। इसलिए आज सभी दर्शकों का स्वागत है शुभ नववर्ष के साथ, क्योंकि बंगला नववर्ष की शुरुआत है। लेकिन आज ही कुछ ही मिनटों में आप सुनेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही हैं एबीपी आनंदा के हमारे संपादक सुमन दे को। कुछ ही मिनटों में सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप सुमन दा को देख सकते हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी को। अभी वाद संवाद भी शुरू होगा और आपको बताएंगे कि क्या है तृणमूल कांग्रेस की रणनीति, राजनीति। पैर में चोट लगी, नंदीग्राम का संग्राम हो या फिर पूरे बंगाल में लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर लेकर जो दौरे कर रही हैं व्हील चेयर पर। बंगाल के इतिहास में पहली बार जब कोई मुख्यमंत्री व्हील चेयर पर इस तरह से कैंपेन कर रहा है। आज उन सारे सवालों के मिलेंगे जवाब, उन सारे सवालों को पूछेंगे हम आपके लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। समय है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, और आज खुद मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कुछ ही मिनटों में। যাই হোক, আমি শুরু করব কিছুটা চিন্তা নিয়ে। তার কারণ আপনার সঙ্গে কথা বলছি আর এই মুহূর্তে আমার মোবাইলে পরপর টেস্ট রিপোর্ট আসছে। আমার স্ত্রী, আমার 12 বছরের পুত্র, 12 বছরের কন্যা, তিনজনই কোভিড পজিটিভ। আমি বাড়িতে বয়স্ক বাবা মা, বাবার বয়স 78। আমি ব্যক্তিগত কাঁদুনির জন্য এই কথা বলছি না। আমি আর আপনি যখন কথা বলছি দিদি, তখন গোটা দেশে 2 লক্ষ মানুষ গত 24 ঘন্টায় 2 লক্ষেরও বেশি মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের রাজ্যের 6 জন প্রার্থী কোভিড আক্রান্ত এবং তার ভেতরে একজন প্রার্থী, কংগ্রেসের প্রার্থী মুর্শিদাবাদের, তাকে আজ ভোরে আমরা হারিয়েছি। এই মুহূর্তে গত 24 ঘন্টায় 5892 জন কোভিড আক্রান্ত পজিটিভ হয়েছেন। 24 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে। 10,500 মানুষ আমাদের এই রাজ্যে মারা গেছেন। আমি খুব স্পষ্ট করে আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এই মুহূর্তে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি এবং এই যে নির্বাচন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দিদি? প্রথমে আমিও আপনাকে শুভ নববর্ষ এবং আপনাদের সকল দর্শকদের এবং সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাংলার আজকে নববর্ষ, শুভ নববর্ষ, শুভ জন্মদিন, সকলকেই শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি। সকলে ভালো থাকুন, সকলের কল্যাণ হোক। ভালোটা দিয়েই চিন্তা করি আমরা ফার্স্ট। প্রথমে হচ্ছে আপনার যে সংখ্যাটা আপনি লাস্ট বললেন যে 10,000 লোকের রাজ্যে মারা গেছে, এটা আমার মনে হচ্ছে এটা কোনোটা গুলিয়ে গেছে সংখ্যাটা। এটা অল ইন্ডিয়া লেভেলে হতে পারে, বাট এটা ফ্যাক্ট যে সারা দেশে আজকে বাড়ছে। लेकिन आज एक चिंता का दिन भी है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है पूरे देश में, 2 लाख से ज्यादा इस समय देश में है और खुद बंगाल में 6 उम्मीदवारों को इस समय कोविड है, 1 की जान जा चुकी है। चिंताजनक विषय है, लेकिन कोविड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनके पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। जैसे ही मिलती है पूरी जानकारी तो बताएंगी कि आखिरकार क्या क्या हुआ है किस किस के साथ। लेकिन नवंबर, दिसंबर और उस समय से लेकर अभी तक जिस तरह से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब इलाकों में जैसे ही कोविड बढ़ा है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं बंगाल में, यानी कि इन राज्यों से, वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या बाकी सारे राज्य हो, और ये लोग जो बंगाल आ रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि बंगाल में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ये मैंने पहले भी कहा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बाहर से लोगों की वजह से बंगाल में कोविड हुआ है। ये एक बड़ी बात है कि जिस समय बंगाल में चुनाव हो रहे हैं उस समय बाहर से लोग आ रहे हैं। चिंताजनक विषय है ये सभी के लिए और हमारे लिए भी। আপনি আমার সাথে কথা বলছেন এবং পাবলিকলি এসেছেন, ये बड़ी बात है। ममता बनर्जी अभिनंदन करते हुए सुमन दे का और कह रही हैं कि देखिए ये बड़ी बात है कि इस समय इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आप काम कर रहे हैं, संवाद माध्यम की ओर से सबको बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है, प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बाजार में अगर जाएं तो मास्क पहने। যেহেতু সারা ভারতবর্ষে এটা হচ্ছে,
बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अगर आप कुछ खरीद कर लाएं तो उसे भी सैनिटाइज करें, उसको साफ करें। हो सकता है कि बंगाल में अभी कोविड मरीजों की संख्या कम है, মেনে চলেছি, কিন্তু আমি বলছি এখন পলিটিক্যাল র্যালি, বড় বড় জনসভা, সেটা কখনো लेकिन ये भी चिंता का विषय है। जिस सवाल कर रहे हैं संबंधी, पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आप बाजारों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की जब बात कर रहे हैं तो क्या राजनीतिक दल ये भूल गए हैं कि कोविड के समय सोशल डिस्टेंसिंग इन राजनीतिक रैलियों में कैसे संभव हो सकता है? এখনো 4 দফার ভোট এই রাজ্যে বাকি আছে। किसी भी दल की ओर से कोई भी बात इस तरह की नहीं आई है। अब 4 चरणों का चुनाव मतदान अभी भी बाकी है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठेगा कि क्या उसमें कम कर दिया जाएगा चरणों की संख्या को, या फिर बाकी सारी बातों को भी रखा जाएगा कि चुनाव आयोग इस पर भी विचार विमर्श करने के लिए अब शुक्रवार को दोपहर को मीटिंग बुलाई है। तृणमूल कांग्रेस भी रहेगी, तो आखिरकार तृणमूल की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा? প্রথমে ডে 1 এ বলি, আমরা ডে এন্ডেও সেটাই বলি। আমরা প্রথম থেকে बनर्जी বলছিলাম दोबारा 8 দফা कह रही हैं নির্বাচন করার বেঙ্গলের কোনো প্রয়োজন নেই, पहला এটা বাংলার मौका অসম্মান। नहीं है जब मैं ये कह আসামে रही 2 हूँ, দফায় इसके হতে पहले পারে, भी हम कई बार তামিলনাড়ু कह একদিনে হতে चुके পারে, हैं আমাদের থেকে कि মাত্র 8 কিছু चरणों সিট में পারে। बंगाल केरला में একদিনে হতে পারে, जो मतदान की একদিনে प्रक्रिया হতে की পারে। गई है ये Even बंगाल का Biofortification असम्मान যেটা है। बाकी সবচেয়ে राज्यों में বেশি भी तो हुए हैं গন্ডগোলের चुनाव, জায়গা। भले ही तीन असम हो থেকে या হতে फिर পারে। तमिलनाडु हो, এখানে বাংলায় 1, 2 या 3 चरणों में सब जगह हो चुके हैं। बार बार ये कहा गया है कि बंगाल में बार बार रिगिंग का आरोप लगता है। सबसे शांतिपूर्ण राज्य बंगाल है पूरे देश में। बार बार बीजेपी प्लान करके बंगाल की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है, और उनके प्लान के अनुसार ही चुनाव आयोग ने इसको जमीनी स्तर पर उतारा है और ये 8 चरणों के मतदान को इम्प्लीमेंट किया है बंगाल में। ये पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है, और बार बार तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है। जब भी कोई पैंडेमिक होता है तो आपको 1 वर्ष से 2 वर्ष का समय हाथ में रख के चलना पड़ेगा। पिछले वर्ष अगर 2020 में कोविड हुआ है, कोविड-19 की शुरुआत भले ही 19 में हुई हो, लेकिन पूरा वर्ष 2020 था। केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया है। जब 6 महीने से कम था कोविड, तो केंद्र सरकार की गलतियों की वजह से, उनकी नज़रअंदाजी की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से वैक्सीन अगर दिया जा सकता लोगों को, लेकिन ऐसा किया नहीं गया केंद्र सरकार की ओर से। जबकि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में कितने करोड़ रुपए आए हैं ये किसी को नहीं पता। वो फंड की डिटेल्स किसी को नहीं पता। कोई मांग ले तो उसे दी नहीं जाती हैं और उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इस पैसे को वैक्सीन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया है? कई लोग हैं जिन्होंने एक बार इंजेक्शन लिया है, जिन्होंने एक बार डोज ली है, उन्हें भी बार बार कोविड हो रहा है। तो फिर इस ऐसी वैक्सीन का फायदा क्या है? न सिर्फ बात वैक्सीन की, ये भी किसी को नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन सही है, कौन सी वैक्सीन गलत है। इसकी जानकारी नहीं दी गई है, इसकी बात नहीं कही गई है। मैंने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री को और उनसे पूछा भी है कि आप हमें परमिशन दीजिए कि मैं बिना पैसे के राज्य सरकार के खर्चे पर अपनी पूरी 10 करोड़ जनता को ये वैक्सीन दे दूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। मेरी लगातार लिखी हुई चिट्ठियों का ना तो कोई जवाब आता है, न उनका कोई हल आता है। तो अब आप ही बता दीजिए कि ये क्या करना चाहिए, और मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे बंगाल में क्या करना चाहिए। मैं अभी दोबारा कह रही हूँ कि राजनीति से बड़ा जीवन है, और जब जीवन होगा तभी वोटर होगा, तभी लोग होंगे। तो अब आप खुद ही सोचिए, जो बंगाल के लिए जो या बंगाल के लिए जो बातें रखी गई हैं, बंगाल के लोगों को वंचित रखा गया है, और एक बार नहीं कई बार रखा गया है। यहाँ तक कि वैक्सीन के लिए भी बंगाल के लोगों को वंचित रख दिया गया है, और ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए अगर हैंगर लगाया जाता है या फिर बाकी सारी चीजें, यानी कि एक हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए या उनके एयरक्राफ्ट के लिए सारी सुविधाएं बनाई जाती हैं, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग बुलाए जाते हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से बंगाल में कोविड बढ़ रहा है। ये बड़ी बात है। आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर, ये सवाल उठाते हुए कि बार बार कहने के बावजूद बाहर से लोग आ रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है और ये बड़ी समस्या है बंगाल के लिए। हमारा एक बार नहीं कई बार हमने इसकी रिक्वेस्ट की है कि इसके पहले भी कि चुनाव आयोग के नियमानुसार चुनाव की प्रक्रिया रखी जाए, लेकिन जब महामारी की स्थिति है,
तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पर किसी तरह की पाबंदी हो बंगाल के लिए, कम से कम बंगाल के लोगों के लिए, या तो कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसी बात और कोई एक हल निकाला जाए कि कम से कम 3 चरणों या के चुनाव जो बाकी हैं 17 तारीख के बाद उन्हें एक साथ एक दिन करा दिया जाए। हम क्या कर सकते हैं इसमें? राजनीतिक दल वही करेगा जो चुनाव आयोग कहेगा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम मास्क पहन के जाते हैं लेकिन सब मास्क नहीं पहनते हैं। खासतौर से भीड़ के इलाके में जो लोग रहते हैं वो कई बार कहने के बावजूद, टेस्ट कराने के बावजूद जो हमारे आसपास आते हैं बैठते हैं उनका टेस्ट करवाते हैं हम। কালকের নির্বাচন কমিশনের যে বৈঠক সেখানে তৃণমূল কি কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেবে? सवाल कर रहे हैं सुमन कि चुनाव आयोग की बैठक में सबसे बड़ी बात क्या रखी जाएगी? 17 तारीख का जो चुनाव है उसके लिए और उसके बाद के लिए क्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बातें रखी जाएंगी या ध्यान में रखा जाएगा? ममता बनर्जी साफ कहते हुए कि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, वो क्या करेंगे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो भी ओपिनियन लिया जाएगा उसमें हम जरूर ये बात कहेंगे कि हमारी सरकार इस बात को पूरी तरह से रखना चाहती है और साफ कहना चाहती है कि हम ये इल्तिजा करेंगे, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 17 तारीख के चुनाव के बाद जो बाकी 3 चरणों के चुनाव बचे रहेंगे उन्हें एक दिन में कर लें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों की जान बची रहे, लोग जिंदा रहें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे वोटर नहीं, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये सोचती है कि उनके हिसाब से चुनाव आयोग चलेगा, उनके हिसाब से ही सारे काम होंगे, तो हाई टाइम है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं इस पर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए मास्क पहनना जरूरी है। और यही नहीं, जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक विषय है। ইলেকশন কমিশন আমাদের কি বলেছিলেন? আমি একবার একেবারে যেদিন দিন ঘোষণা হলো 8 দফায় হলো, সেদিন নির্বাচন কমিশন আরেক দফা যে কি করতে হবে সেই বিষয়ে বলেছিলেন। এক হচ্ছে প্রার্থীরা যখন বাড়ি বাড়ি প্রচার করবেন, संबंध पूछते हुए कि चुनाव आयोग ने जो नियमावली बनाई है उसमें तो ये बोला गया था कि सैनिटाइजर, मास्क आपको रखना होगा, आपको भीड़ में नहीं रहना होगा, बाकी सारी बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आप उसको कैसे देखती हैं? ममता बनर्जी कहते हुए कि चुनाव आयोग की कोई भी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को माना नहीं गया है। यहाँ तक कि हमने अपनी पार्टी में, अपने दल की रैलियों में उन सारी बातों को माना है, उन सबको स्वीकृति देते हुए उन सबको फॉलो भी किया है। ममता बनर्जी सीधा सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर और कहते हुए कि अभी तक अगर इतनी बड़ी बातें, इतनी रैलियां हुई हैं कि एक भी नेता अगर आ रहा है बाहर से या फिर बंगाल में भी हैं तो एक नेता के साथ 20 सीआईएसएफ जवान, 20 बीएसएफ के जवान, उनकी 20 गाड़ियां, लंबी गाड़ियों के कॉन्वॉय, इन सब की क्या ज़रूरत है बंगाल में? मैंने खुद नंदीग्राम में देखा है। नंदीग्राम में जिस तरह से भीड़ थी, नेताओं की, बाहर से नेता आ रहे हैं, बार बार बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, उन पर सवाल उठाते हुए बाहर जाने से ममता बनर्जी कहते हुए कि मैं खुद गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, यानी कि जब तक गाड़ी का इस्तेमाल, जो कॉन्वॉय की संख्या होगी गाड़ियों की, वो बहुत कम रहती है। लेकिन आप रोकेंगे कैसे? आप पब्लिक को कैसे रोकेंगे? आप जनता को कैसे रोकेंगे जो रैली सुनने आती है या फिर हमें सुनने आती है? हमने हर बार अपनी बात रखी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 8 चरणों में जो चुनाव रखा गया है वो एक बड़ी समस्या है और इसको बदलने की जरूरत है। नेट माध्यमे बाकी दफागुलो प्रचार হবে। बड़े सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देखिए ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर वाम मोर्चा ने ये कहा है कि उनके बड़ी बड़ी रैली नहीं करेंगे, सच्चाई ये है कि वाम मोर्चा की रैली में लोग ही नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने इससे बचने के लिए साफ कह दिया है कि हम बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे अब। और बीजेपी का भी यही हाल है। बीजेपी का हाल तो इतना खराब है कि उन्हें बाहर से लोग लेकर आने पड़ रहे हैं, इसी वजह से वो कुछ कह नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा कोविड बंगाल में बीजेपी की वजह से फैल रहा है। बाहर से लोग लाकर, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, बाकी राज्यों से लोग लाकर आप यहाँ पर जब रैली करेंगे तो कोविड यहाँ फैला रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। मीटिंग করব, আমি কষার নিয়ে করব,
আমি নিশ্চয়ই পাবলিককে कानून पक्षपात नहीं कर सकता है. Law cannot be discriminatory, and that's an allegation that Chief Minister Mamata Banerjee is making presently in the exclusive interview to Suman De. इससे पहले कई बार हुआ है कि अब क्या संयुक्त मोर्चा को अब याद आ रहा है कि इतनी भीड़ है, इतने लोगों की भीड़ है, तो फिर ऐसा क्या सवाल उठ रहा है? इससे पहले भी कर सकती थी ये बात, आज इसको उठाने की क्या जरूरत है? उन्हें पता है कि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अभी तक जिस तरह से बार बार कोई प्लान नहीं बनाया गया है, ये संयुक्त मोर्चा का एक प्लान है और मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য যে প্রত্যেক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এত হিংসার ঘটনা ঘটে, সেটা তামিলনাড়ু বা অন্য রাজ্যে এই হিংসার ঘটনা ঘটে না। এবং এর আগে যে 4টি ফেজ হয়ে গেছে আমরা দেখেছি আসামে প্রায় सुमन ने सवाल करते हुए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा होती है वैसी तमिलनाडु या फिर असम में, पुडुचेरी में या केरला में नहीं होती है, और बाकी राज्यों से बंगाल पूरी तरह से अलग है। यहाँ तक कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सुजाता खान पर हमला हुआ है, वहीं पापिया अधिकारी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उन पर हमला हुआ है। अगर इस तरह से बार बार हमले हो रहे हैं और ये तस्वीर उखड़ कर आ रही है, तो इस पर चुनाव आयोग ने इस तरह के कदम उठाए हैं जिसकी वजह से 8 चरणों में मतदान करवाया गया है बंगाल में। দেখুন, আপনার সাথে আমি একমত নই, আপনার সাথে আমি এটা একমত নই। নো নো নো, আমি টোটালি আপনার সাথে একমত নই। আপনারা এটা ব্যালেন্স করেছেন। কেন বলছেন? তৃণমূল কংগ্রেসের 3 জন প্রার্থী ममता बनर्जी पूरी तरह से डिनाई करते हुए और ये कहते हुए कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है, ये सिर्फ पक्षपात का आरोप है, जिसका खंडन कर रही हैं और कह रही हैं कि अभी तक जितनी भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो एक पक्षी हैं, एक तरफा हैं। और हम इस बात से सहमत नहीं है कि राजनीतिक हिंसा का आरोप जो तृणमूल कांग्रेस पर बार बार लगता रहा है वो बिल्कुल गलत है। আমাদের 13 জন 15 জন কর্মী অলরেডি মারা गए। प्लीज रिमेंबर, हमारे प्रार्थी, हमारे उम्मीदवार बार बार मार खा रहे हैं और यहाँ तक कि सीआरपीएफ गोलियां चला रही है हमारे समर्थकों पर, गुंडागर्दी कर रहे हैं बाहर से आए हुए ये सारे नेता, ये सारे लोग जो बंगाल से बाहर से आ रहे हैं और हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। मारपीट में हमारे नेता, हमारे समर्थक मार खा रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में जब कानून और व्यवस्था है तो फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी कैसी? बार बार हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप कौन लगा देता है, क्यों लगाया जाता है? पक्षपात का ये आरोप है। पंचायत के चुनाव में लोग नहीं मरे थे, वो हमारा चुनाव था, वो राज्य सरकार की ओर से मतदान की पूरी प्रक्रिया करवाई गई थी। लोकसभा में लोगों की जो प्रॉब्लम हुई थी आपने खुद ही देखा था, उत्तर 24 परगना में, वहां पर भी बीजेपी ने समस्या की थी जिसका समाधान आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन इस समय जो विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से मारपीट हो या फिर हिंसा की घटनाएं हो, लेकिन अब जिस तरह से हो रहा है, नरकंकाल को रख दिया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था, उनके शव लापता कर दिए जाते थे, घर वालों को पुलिस कंप्लेन लिखने नहीं दिया जाता था। हमने उस बंगाल को भी देखा है। लेकिन आज কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন और করা খুব ये প্রয়োজন এবং বারবার तस्वीर बिल्कुल अलग है। যদি লালগড়ে বিএসএফ সিআরপিএফ মোতায়েন করা যায় তাহলে কেশপুর গড়বে তা কেন হবে না? অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটা ইতিবাচক দিক দিদি তখন কিন্তু আপনি বারবার আপনার সমস্ত বক্তৃতা ইন্টারভিউতে বলতেন। सेंट्रल फोर्सेस की मांग सुमन दे सवाल कर रहे हैं पूछते हुए कि इसके पहले भी की गई हैं और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2009 में हो, 11 में हो, 16 में हो, केंद्रीय बलों को मांगा था कि बंगाल में बार बार केंद्रीय दलों को तैनात किया जाए जिससे हिंसा कम से कम हो। मैं आज भी इस बात पर टिकी हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब देते हुए और कहते हुए कि मैं आज भी सुरक्षा बलों को सल्यूट करती हूँ, उनको मेरा सलाम है, उनके डेडिकेशन को, उनकी पूरी तरह से जो उन्होंने देश के लिए किया है उसे मैं समर्पित, उनके समर्पित भाव को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन इस बार अमित शाह की निगरानी में, अमित शाह की अगुवाई में केंद्रीय बलों को बोला गया है कि वो जाके तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को मारें। शीतलकुची में हुआ वो निंदनीय नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। जो रक्षा करने आए थे गणतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, उन्होंने ही वोटरों पर गोली चलाई है और फिर ये कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बड़ी बात और बड़ा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी साफ कहते हुए कि गृह मंत्री के आदेश पर
बंगाल में जो हिंसा हो रही है उन गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को दी गई है, जिससे वो जितना संभव हो सके देखें, समझें और तृणमूल कांग्रेस को आइडेंटिफाई करके उन पे मारें। নির্বাচন কমিশনও বলছিল যে 3 জন মানুষ মারা গেছে, আমরা তখন দেখাচ্ছি যে 4 জন মারা গেছে, তরতাজা প্রাণ ঝরে গেল। আমি বলছি আপনি অমিত শাহর একেবারে সরাসরি পদত্যাগ দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে, আবার উল্টো দিকে তারা বলছেন যে এই গোটা গন্ডগোল। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल करते हुए कि ममता बनर्जी ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा था शीतलकुची की घटना के बाद, जो पिछले चरण के मतदान में हुई थी, और अब उसके बाद घेराव के आरोप लग रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर बंगाल में है अगर कोई दिक्कत हो, जनता को घेर लें और सुरक्षा बलों पर हमला करें। ये ऐसा वक्तव्य ममता बनर्जी ने दिया था, इस पर जवाब दे रही है ममता बनर्जी। बांग्ला में कहावत के तौर पर बताते हुए कि मैंने ऐसा कहा, मैंने हमेशा कहा है कि अगर महिलाओं पर इस तरह से आक्रमण हो रहा है, उन पर अगर उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें तकलीफ में छोड़ा जा रहा है, तो मैं बार बार कहूंगी कि महिला अपनी रक्षा के लिए घेर कर खड़ी हो जाएं और अपने मान सम्मान की रक्षा करें। मैं पहले भी कहती थी, मैं आज भी कहूंगी और मैं लगातार कहती रहूंगी, लेकिन ये बात गलत है और ये बात दीगर है कि जिस तरह से बाहर से लोगों को आकर यहाँ पर केंद्रीय बलों को सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उन महिलाओं को जो उन इलाकों से हैं जो माइनॉरिटीज हैं, और न सिर्फ तपशीली हो या फिर मुसलमान हो या फिर संख्या लघु हो, हिंदू को भी टारगेट किया गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है बंगाल में। এবং ছেলেটা আলটিমেটলি তো মারা গেল, এরকম তো আমি নিজে গিয়ে দেখেছি। সিআইএসএফ কেন দাঁড়িয়ে থাকবে বলুন তো ভোট সেন্টারের সামনে মুখে? ভোট বুথের ভেতরে ঢোকার কারণ নিয়ম নেই। हर बार सीआईएसएफ और सीआरपीएफ बार बार क्यों जिम्मेदारी लेगा इन सब की, आप मुझे बताइए। और ये सवाल उठाती हुई ममता बनर्जी पूछती हुई, ये क्या मजाक हो रहा है? ये बिल्कुल भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है और ये उनका काम भी नहीं है। तो ऐसे में आप ही बताइए, हमारा काम है प्रतिवाद करना और हम प्रतिवाद करेंगे, इसमें गलती क्या है? क्योंकि प्रतिवाद करना अधिकार भी है, शांति रूप से, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से हम इस प्रतिवाद को यानी विरोध प्रदर्शन को सब तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने ऐसा किया भी है, ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में। हम चाहते हैं कि शांति बंगाल में रहे और उसके साथ साथ पूरी वोट की प्रक्रिया भी हो। 37 বছর হয়ে গেল, আমরা তখন স্কুলে পড়ি। আমি বলছি যে সেই 37 বছর আর 2021-এ দাঁড়িয়ে যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের মধ্যে কতটা তফাৎ। আপনি যেমন খানিকক্ষণ আগে বললেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আপনার ভূমিকা, মানে আপনার যা মূল্যায়ন তা একটু এদিক ওদিক হয়নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী এই নির্বাচনে একটা অন্য ভূমিকা পালন করছে। তো এই নির্বাচনে এরকম কোন কোন জায়গায় আপনার মনে হচ্ছে যে এই নির্বাচন এর আগে কখনো এরকম হয়নি, একেবারে আলাদা? দেখুন লোকসভা ইলেকশনেও কেন্দ্রীয় বাহিনী এই জিনিসই করেছিলেন। এমনকি গঙ্গারামপুরে বালুরঘাটে হিলিতে ভোটের লাইনে গিয়ে বলছে বিজেপিকে ভোট দাও, এগুলো আমরা সমস্ত শুনেছি। এবং বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যত বর্ডার আছে আমাদের ইন্ডিয়াতে, সেই বর্ডারগুলোতে গিয়ে গিয়ে সমস্ত বর্ডারের গ্রামে গ্রামে গিয়ে আপনারা নিজেরা খোঁজ নিন, এটা তো আপনাদের কাজ। তাদের গিয়ে সমানে ভয় দেখাচ্ছে, তাদের থ্রেট করা হচ্ছে। এবং নন্দীগ্রামেও প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে ঢুকে বলেছে ভোট দিতে বেরোবে না। আমি নন্দীগ্রামকে আপনাকে আমি কোট করছি, আমার চোখ খুলে গেল। আমরা আগেরবার লোকসভা ইলেকশনে এতটা ধরতে পারিনি, কিন্তু এবার আমার চোখ খুলে গেল। নন্দীগ্রামে গিয়ে বলেছে যে তোমরা ভোট দিতে বেরোবে না, ভোট দিতে যাবে না। এমনকি আমাদের একজন নেতা তাকে বলেছে তোমার ড্রাইভারকে পুলিশ স্টেশনে বসিয়ে রাখবে কাল সকাল থেকে, যাতে সে গাড়িতে না বেরোতে পারে এবং সে যাতে ভোটের দিনে কাজ করতে না পারে। দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড অফ দ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন হবে? আমি চাই কেন্দ্রীয় বাহিনী উইথ ইম্পার্শিয়ালিটি, দে শুড ওয়ার্ক ইম্পার্শিয়ালি। উই স্যালুট টু দেম। আমি তাদের স্যাক্রিফাইসের কথা কখনো ভুলবো না, কিন্তু স্যাক্রিফাইস মানে এটা নয়। স্যাক্রিফাইস আর সেলফিশনেসের মধ্যে তফাৎ আছে। বিজেপি এদের সেলফিশ করে দিচ্ছে, এটা ঠিক নয়। আজকে বলুন তো ভারতবর্ষের কোন এজেন্সিটা ঠিকমতো কাজ করছে? কোন এজেন্সিটা? ইউ জাস্ট টেল মি। ইভেন আপনার মিডিয়া করতে পারছে? আপনার মিডিয়ায় আপনি যদি বিজেপির বিরুদ্ধে কিছু বলেন তাহলে আপনার মিডিয়াটা ঝিরঝিরে করে দেবে, আপনাকে ঝরঝরে করে দেবে, আপনাকে কথা বলতে দেবে না। ইভেন আপনি যখন আমাদের এত ক্যান্ডিডেট মার খেয়েছে, আমার 15 জনের উপর কর্মী মারা গেল, আপনি এটাকে ব্যালেন্স করলেন,
আপনি সুজাতার সাথে আর পাপিয়াকে ব্যালেন্স করছেন, তখনই মনে হলো যে আপনাদের এই ব্যালেন্স করার পলিটিক্সটা কেন? না না দিদি, ব্যালেন্স না দিদি, একদম সত্য ঘটনা রটনা 2 ঘন্টার তফাতে সত্য ঘটনা ক্যামেরা ঘটনা ঘটেছে, ব্যালেন্স নয় দিদি। আমি বলছি যে আপনি তো এটাও জনের হিসেব দিলাম, লকেট তার মধ্যে চক্রবর্তী নিজের গাড়ির ভেতর থেকে নিজের গাড়ির ভেতর থেকে না তৃণমূল তো বেশি মার খেয়েছে। এবার আপনি আমাকে বলুন তৃণমূলকে মেরেছেটাকে? বিজেপি মেরেছে, সেন্ট্রাল বাহিনী মেরেছে। এবার আপনি আমাকে বলুন লকেট চক্রবর্তীর গাড়ির থেকে, আপনারা সবাই দেখিয়েছেন, আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি যে গাড়ির থেকেই গাড়ি কাজ ভাঙছে গাড়ির ভেতরে বসে। তো এটা তো বিজেপি যেটা করছে, বিজেপি তো রটনা করছে, কেস সাজাচ্ছে, ফেস সাজাচ্ছে, ফটো শপিং করছে। আমরা কিন্তু ফটো শপিং করছি না, আমরা ফটো মার্কেটিং করছি না। ফটো मार्केटिंग করার লোক অমিত শাহ, নরেंद्र मोदी, আমরা নয়। आरोप लगाते हुए कि फोटोशॉप की जा रही है वो सारी तस्वीरें समर्थकों की, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह या फिर बीजेपी, हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है सिर्फ हमारी छवि खराब करने में। यहाँ तक कि जिन लोगों की मौत होती है उनके नाम, घटनाएं, उन्हें बीजेपी समर्थक बनाकर चला दिया जाता है। আপনি আমি ভুলে গেলাম কি বলতে যাচ্ছিলাম, কারণ এইভাবে অর্ধেকটা বলে অর্ধেকটা বলাটা ঠিক না। আপনি ইভেন যখন একটা গন্ডগোল ঘটে, হ্যাঁ আপনি বলছিলেন যে তখন যদি কেউ বলে কোন পলিটিক্যাল বারবার পার্টি লিডার আক্রান্ত হচ্ছেন, হ্যাঁ, আরো চারজনকে গুলি করে দাও অথবা गोली करके मार दो सबको, बुक में गुली करो, तখন আপনি কি মনে করেন आदेश दिए जा रहे हैं केंद्रीय बलों को कि वो लोगों को सीने पे गोली मारें, वो लोगों की हत्या करें, अगर उन्हें लगे कि ये टीएमसी के समर्थक हैं तो उनकी हत्या कर दी जाए। बड़ा आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कहते हुए कि बीजेपी के समर्थक नेता जो भी कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी बोलते चले जाते हैं, लेकिन हम अगर कुछ भी कह दें तो उस पर कंठ अमर रुद्ध को आज की कविता बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अपनी बात कहते हुए कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है और पक्षपात हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को टारगेट करके किया जा रहा है। बीजेपी में जो भी रणनीति बना रही है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। भारत आज भारत की जगह नहीं है, इंडिया आज इंडिया की जगह नहीं है। 1 मैन 1 आर्मी 1 एजेंसी 1 पर्सन 1 गवर्नमेंट 1 फेस, कुछ इसी तरह का हो रखा है हाल देश का, जहां पर विरोधी पक्ष या फिर विरोध प्रदर्शन की भी जगह भी नहीं है। আজকে সবাই ফিল করছে, আপনারাও ফিল করছেন। দিদি আপনি যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কথা, लोगों के लिए अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम रखने की कोई जगह नहीं है। নির্বাচন কমিশন আপনাকে যে চিঠি দিয়েছে সেটা যদি বাংলা করা যায় তাহলে নির্বাচন কমিশন মনে করছে আপনি যে ধরনের কটাক্ষ, কোট আনকোট যাচ্ছি, কটাক্ষ এবং প্ররোচনায় ভরা মন্তব্য করেছেন তাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং যার ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এইখানে বলা হচ্ছে আপনাকে 24 ঘন্টার জন্য আপনার প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। নির্বাচন কমিশনের যারা সমর্থন করছেন তারা বলছেন কেন রাহুল সিনহার বিরুদ্ধেও 48 ঘন্টা নিষেধাজ্ঞা। निर्वाचन कमीशन की चिट्ठी पर सवाल करते हुए सुमन दे और पूछते हुए ডোন্ট ব্যালেন্স দিস, রাহুল সিনহার মমতা ব্যানার্জি এক নয়। আপনারা কিন্তু এই মিডিয়ায় প্রচারটা করে যাচ্ছেন, দিস ইজ রং। মমতা ব্যানার্জির সাথে তো অমিত শাহকে যদি ব্যান করতো আমি বুঝতাম একটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে করেছে, একটা নরেন্দ্র মোদীকে করেছে, কেন নয়? কেন নরেন্দ্র মোদী রোজ ভ্যাং চাচ্ছে? নরেন্দ্র মোদী রোজ কি ভাষায় কথা বলছে? আজকে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ কি ভাষায় কথা বলছে দেখতে পাচ্ছেন না? প্রতিটা কথা মিথ্যে কথা, প্রতিটা কথা ভাওতা। আজকে খায় না মাথায় দেয়, কে চেনে? আপনারা তাকে নেতা বানিয়েছেন, আপনারা ব্যালেন্স করছেন আমার সাথে রাহুল। आपको खुद नहीं दिख रहा है, आपको खुद देखकर समझ में आ जाएगा जो भाषा का प्रयोग अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आकर कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हो, you should not go below the standard. না কিন্তু আমি বলছি যে निर्वाचन सवाल उठाते हुए कि एक स्तर होता है सबका, लेकिन राजनीति में जिस तरह का स्तर इस समय हो रहा है, जो भाषाओं का, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको देखकर आप खुद भी समझेंगे कि वो किस तरह से गिर गया है और कितना खराब हो गया है। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এটা 2021 এর ইউনিক, এর আগে এর থেকে খারাপ জায়গায় রাজনীতি নাবেনি? सवाल करते हुए सुमंदे पूछते हुए कि राजनीति का और राजनीति में भाषा का स्तर जो हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दशकों से राजनीति में हैं और 1 दशक से मुख्यमंत्री हैं।
সুতরাং সিপিএম থেকে ভেঙে একটা ममता দল, बनर्जी আর আমাদের থেকে দু একজন आरोप लगाते हुए कि बीजेपी वाम मोर्चा से सीख रही है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अनिल वासु ने जिस तरह से इस्तेमाल किया था, कुछ अपशब्द कहे थे उस जमाने में ममता बनर्जी के खिलाफ, और अब मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या बाकी सारे लोग बार बार आरोप प्रत्यारोप के दौर में जिन शब्दों का, जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो निंदनीय है। मुझे खराब लगता है कि मैं उन सबका सम्मान तो करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आइडियोलॉजी है जिन लोगों की, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन इस दल की ना तो कोई आइडियोलॉजी है और हम ध्यान में रखेंगे, और हम पूरी तरह से फैसला कर चुके हैं कि जनता के समर्थन के साथ हम इस बार बंगाल में बीजेपी को घुसने तक नहीं देंगे। এবং সারা ভারতবর্ষে আজকে তো প্রত্যেকটা লোক সবার আজকে একটা মিডিয়া পর্যন্ত কথা বলতে পারে না। আজকে কে কথা বলতে পারে বলুন তো, কে কথা বলতে পারে? আমি ছাড়া। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কে বিজেপির বিরুদ্ধে कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि बंगाल को छोड़कर बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता है। और बात सिर्फ यही नहीं है, सच्चाई ये है कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत है मेरे पास और मैंने कई बार आवाज उठाई है। তারা আমাকে লড়তে পারছে না, আমি একা, কিন্তু আমার সাথে 99 জন পাবলিক আছে, মনে রাখবেন। 1+99 बंगाल में मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे साथ जनता है, मेरे साथ करोड़ों जनता है जो मेरे साथ खड़ी है, और मैं इसीलिए बीजेपी का पुरजोर मुकाबला कर रही हूँ और हराने में मुझे सफलता भी मिलेगी उसी जनता के समर्थन के साथ। ये जनता ही मेरे साथ है, ये जनता ही मेरी ताकत है। आप बाहर से भाड़ा करके नेता ला सकते हैं, समर्थक ला सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन सिर्फ मुझे है, मुझे मिलेगा और मैं जीतूंगी भी इसी समर्थन के आधार पर। টাকা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, গভর্নমেন্ট এজেন্সির গাড়ি থেকে টাকা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। I have not seen this type of आप विश्वास नहीं करेंगे कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा मैंने इस तरह की राजनीति, इस तरह की वोट की राजनीति अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, जहां पर कभी होटल बुक किया जाता है, कहीं पैसा दिया जाता है, कहीं लोगों को खरीदा जाता है, और ना जाने ऐसे कितने लोगों को धमकाया जा रहा है जिन्हें वो खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं लड़ाई करती रहूंगी, मैं जिस तरह से लड़ाई करती आई हूं मैं उसी तरह से लड़ाई करती रहूंगी और सफलता भी हासिल करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। গদ্দারগুলোকে বিজেপি কিনে নেবে, এর আগে যেমন একাধিক গদ্দারকে কিনে নিয়েছে। আমি বলছি এই যাদের আপনি প্রার্থী করছেন তাদের মধ্যেও কেউ বিজেপি सवाल कर रहे हैं संबंधी, पूछ रहे हैं कि 200 के टारगेट को क्यों रखा गया है, क्योंकि गद्दारों को उठा लिया जाएगा या बीजेपी उन लोगों को ले लेगी वापस। ममता बनर्जी सफाई करते हुए कि लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई गलती हुई है समझने में लोगों को, मैंने बोला है मैं अपने पार्टी के लोगों को गद्दार क्यों कहूंगी, मैं उन्हें गद्दार कह रही हूं जो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। इतने वर्षों तक हमारे साथ रहे, हमारे साथ राज्य का भोग किया और राज्य में सारी सुविधाओं को लिया, लेकिन चुनाव के समय साथ छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें गद्दार समझती हूँ, गद्दार ही कहूंगी, और मैं उनके बारे में इस समय कोई आलोचना नहीं करूंगी, कोई बातचीत उन लोगों के बारे में जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, उनके बारे में और उनके साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। এটা বাজে কথা। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम साथ में लेकर आए हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हमने चांस दिया है, जिन्हें हमने मौका दिया है बंगाल में राजनीति में अपनी जगह बनाने का, अपनी पैठ बनाने का। এরা বিজেপিও করেছে, এরা সবটাই করে, তৃণমূলও করেছে, তৃণমূলের থেকেও পুরোটা খেয়েছে। দিদি অন্য পেশা থেকেও তো চিরকাল আপনার ট্র্যাডিশন হচ্ছে যে অন্য নানা পেশা থেকে আপনি রাজনীতিতে নিয়ে আসেন, সেটা তিনি কখনো একেবারে কোনো কৃতি বাবার কন্যা, হ্যাঁ ভালো তো। আমি বলছি যে যিনি হয়তো ডাক্তার বাবু ছিলেন, সাংবাদিককে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এইরকম আমি নামে যাচ্ছি না যেহেতু নামে আপনি আপত্তি করছেন, কিন্তু একাধিক মানুষ যাদের আপনি রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন, আবার বলছি হাত ধরে, তারা বিজেপিতে চলে গেলেন। এইটা কয়েকজন আছে তারা বেইমানি করেছে, ওই তো বিজেপির এজেন্সির কাজ এটা না। বিজেপি করলে সাতকুল মাপ। আপনার ওই যে বলে না যে ওটাকে কি মেশিন বলে, ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিনে কয়লা কালো ছেড়ে দাও, সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। কালো লোকগুলো যেগুলোর অনেক টাকা আছে, অনেক পয়সা আছে এবং যারা নানা রকম ভাবে ফেসে আছে, তারা বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে গিয়ে তার মানিটাকে হোয়াইট করার জন্য আর নিজেকে ইডি সিবিআই থেকে বাঁচাবার জন্য তারা বিজেপিতে গেছে। তাতে আমার কি যায় আসে, যেতে দিন। আমাদের বিরুদ্ধেও তো অনেক সিবিআই, অনেক ইডি অনেক কিছু করছে, রোজ ভয় দেখাচ্ছে, রোজ চমকাচ্ছে, তাতে কি আমরা চলে গেছি? কারণ আমরা মাথা নত করতে শিখিনি,
মাথা নত করি মানুষের কাছে। আমি যদি অন্যায় না করি, কেউ আমাকে চোর বললো আমি চোর হয়ে গেলাম, এত সস্তা? বিজেপির কাছ থেকে আমার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে হবে এতদিন বাদে, এত স্ট্রাগল করার পরে? দেন আই এম দ্য লাস্ট পার্সন টু টেক এনি সার্টিফিকেট ফ্রম বিজেপি। দিদি, আরেকটা জায়গায় আমার একটা খটকা আছে, সেটা হচ্ছে যে ধরুন শুভেন্দু অধিকারী, আপনি 2018 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একেবারে তৃণমূলের যে পরের প্রজন্ম, সুনির্দিষ্ট করে স্টেডিয়ামে আপনি বলেছিলেন যে তারা 50 বছরের প্রজন্ম তৈরি করবে। সেই শুভেন্দু অধিকারী আপনার অন্যতম সেনাপতি, ট্রাস্টেড 3টে দফতরের গুরুত্বপূর্ণ দফতর। शुभेंदु अधिकारी पहले आपके एक जमाने में सेनापति हुआ करते हैं। मुख्यमंत्री सीधा डिनाई करते हुए না, হি ওয়াজ নেভার ট্রাস্টেড। তার কারণ হচ্ছে আপনি জানেন না, উনি কংগ্রেস করতে গিয়ে অনেকবার হেরেছেন এবং উনি এবং शुभेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। আমি মিদনাপুর স্টে যাই, আমায় কোনোদিন ঢুকতেই দেওয়া হতো না। আমি এগুলো আপনাদের কোনোদিন বলিনি। নন্দীগ্রামের প্রোগ্রামের সময় জেনে রাখবেন যে নন্দীগ্রাম वो खुद ही हमें नहीं चाहते थे कि मैं उनके इलाके में आऊं, मैं वहां जाऊं, मैं उनके लिए कैंपेन करूं। मुझे बार बार कहा जाता था कि आप यहाँ मत आइए। साजिश के तहत किया जाता था कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बार बार उनके बोलने के बावजूद मुझे मना कर दिया जाता कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पूरे अधिकारी परिवार ने हमारे साथ यही किया है। লুটে করে খেতে এবং যতটা পেরেছে করেছে, এবং যেদিন দেখেছে যে আমার নজরে এসে গেছে আমি অ্যাকশন নেব, তার আগে তাদের রিঅ্যাকশন হয়েছে এবং তারা চলে গেছে বিজেপির কাছে টাকা বাঁচাতে। আপনি তো নিজেই বুঝতে পারছেন। তাদের দু একজনের কথা বলি যারা নিজেরাই স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছে बीजेपी के पास इसलिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी और पूरा अधिकारी परिवार क्योंकि उनका पैसा फंसा है। तो हाउ दे विल बी ट्रस्टेड? 2014 वर्ष से उनकी बार बार बातचीत हो रही है अमित शाह के साथ। तो आप बताइए, जब मुझे ये पता हो कि उनकी बार बार बातचीत हो रही है अमित शाह के साथ, तो मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? राजनीति में हम ये जगह देते हैं कि आप किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। বুড়া আঙুলটা দেখুন একটু মোটা, সুতরাং মধ্যমা আর আঙুলটা দেখবেন একটু লম্বা। हम ये मान के चलते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, अंगूठा अलग होता है, बाकी 4 उंगलियां अलग होती हैं। हर नेता की अलग कैपेबिलिटी होती है, हर व्यक्ति की अलग काबिलियत होती है, लेकिन ये जो बातें हुई हैं, ये जो हरकतें हुई हैं, वो 0.1% एरर हो सकता है, 0.5% एरर हो सकता है। राजनीति में हम ये सब मान के चलते हैं, लेकिन हम खुश हैं कि जितने लोग चले गए हैं, जो गद्दार, जो खराब लोग चले गए हैं, उनसे हमारी पार्टी साफ हुई है और बेहतर ही हुई है। কবে বুঝতে পারলেন? এই জন্যই যে এর তারপরে তো শিশির বাবু আপনি নিজে নেত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রী হয়েছেন, মানে আমি বলছি যে এই এত বড় কথা। बंगाल में नंदीग्राम इलाकों में या फिर बाकी सारे इलाकों में कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से पुलिस को भी कंट्रोल करते थे। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, পার্টির নেত্রী হিসেবে। कि क्या ये बात सच है कि नंदीग्राम में घुसने के लिए ममता बनर्जी को भी परमिशन लेनी होती थी জেলায় কতবার গেছি, ওই জেলায় কতবার গেছি, पुलिस से, स्थानीय पुलिस से या स्थानीय দেখে নিন না, মিলিয়ে নিন না। প্রশাসন से। রিভিউ মিটিং বছরে একটা করা ছাড়া আমি ওই জেলায় কবার গেছি প্লিজ দেখে নিন। এমনকি অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে যদি আপনি গত লোকসভা নির্বাচনেও দেখবেন আমাকে বড় জোর आप ये पता कर लीजिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधा निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी पर और कहते हुए कि आप ये पता कर लीजिए कि मैं वहाँ कितनी बार गई हूँ, पहले कितनी बार और उसके बाद कितनी बार, मेरे नामांकन के बाद और नामांकन के पहले, कब, कैसे, कहाँ और किसने ऑर्गेनाइज किया था। अगर मुझे नहीं जाने दिया गया उसकी भी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की है। তারপরেও তো তারা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছেন তাদের। দেখুন দেখুন সত্যি সত্যি এটা আমাদেরও কিছুটা ভুল আছে। মানে আমাদের রাজনীতিতে ছিল, আমি কি আর চাইবো যে কোনো একটা ঝগড়া হোক ঝগড়াটা মিটুক, এটা আমরা চাইবো? আমি যখন নন্দীগ্রামের ঘটনা ঘটে তখনই আমি অনেকটা জানতে পেরেছিলাম এবং অনেকে আমাকে বলেছিল हम हमेशा यही चाहते थे कि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी समस्या हो, उसका जितना जल्दी हो सके समाधान निकाला जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं था, उसे जानबूझकर बढ़ाया भी जाता था। কারণ অ্যাসেম্বলিতেও এই নিয়ে কেউ কেউ বলতো তখন, কারণ তখন তারা অ্যাসেম্বলিতেও ছিল। সুতরাং আমি এটা নিয়ে বেশি করিনি। পরে আমি অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি, কারণ নন্দীগ্রামের মাটির সাথে আমার বাইরের যোগাযোগটাও অনেকটা বেশি ছিল এবং मैंने कई बार सुना है लोगों से और मुझे जानकारी भी मिली है। আমি শুধু কেন, আপনারা অন্যান্য যারা আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের नंदीग्राम आंदोलन में जब कोई नहीं जा रहा था, तब मैंने सबसे पहले उस आंदोलन को उस स्तर तक पहुंचाया है कि आज पूरा देश और पूरा विश्व इसे जानता है। लेकिन वो बातें पहले की हैं, उस समय जिन लोगों ने साथ दिया है, हमने उन्हें नहीं बुलाया है, वो हमें भूल रहे हैं। রেস্টুরেন্ট আছে, হোটেল আছে, তাদেরও একটু জিজ্ঞেস করুন না। তারপরে কি করব? আমি মিটিং করতে গেলাম, সেই মিটিংয়ে আমার সাথে কি একটা মতান্তর হলো, সে মিটিংটা পাবলিক মিটিং, কন্ডেম করার মিটিং, সে চলে গেল নিচে গিয়ে একটা স্কুলে গিয়ে বসে থাকলো, মিটিংটাই গেল না। তা আমি কি করতে পারি? আমি কি এটা পাবলিককে বলতে পারতাম তখন?
আর বলা কি সম্ভব সবকিছু? আমার ঘরে যদি কোনো ঝগড়া হয় সেই ঝগড়াটা আমি পাবলিকলি কি করে করি বলুন, যতক্ষণ এটা করবার मैं क्या क्या बताऊं क्या क्या हुआ है। আমি অনেকটা সহ্য করেছি বলতে পারি, সহ্য করেছি, কি আর করবো, সহ্য করাটাও যদিও পাপ, मैंने बहुत सहन मैंने किया আমার है মতো और एक character बार नहीं कई लोगों को कई बार सहन किया है। हर बात नहीं बोली जा सकती है क्योंकि हर स्तर पर मैंने लोगों को जगह दी है, लेकिन मैं झगड़ा नहीं करूंगी और मैं आज भी नहीं बोलूंगी उनके खिलाफ या उनके बारे में। लेकिन जिन लोगों ने किया है ये एक षड्यंत्र के तहत है और इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। মানে আমি বলছি এই সহ্য করার খেসারত আপনাকে, হ্যাঁ আপনাকে দিতে হবে না তো। অনেকে বলছেন যে নন্দীগ্রামে আপনি খুব আবেগতাড়িত এবং রাজনীতিবিদ হিসেবেও আপনি আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। আপনি নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে চাইলেন, আর প্রথমে শোনা গেছিল যে আপনি দুটো আসনে দাঁড়াবেন, তারপর আপনি শুধু নন্দীগ্রামে দাঁড়ালেন এবং অনেকে বলছেন এটা একটা ফাঁদের মতো, আপনি আবেগতাড়িত বলে ওই नंदीग्राम অংশে से चुनाव लड़ने के सवाल पर, समंदे के सवाल पर ममता बनर्जी से सवाल किया जा रहा है कि क्या ये बात सच है कि वो दो जगह से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर विचार कर रही थी। ममता बनर्जी जवाब देते हुए, আমি সেই কথাটা উত্তর ক্রেডিবিলিটি मैं एक ही बात को ध्यान रखती हूँ हमेशा और याद भी रखती हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा इस बात को। ये मेरा कमिटमेंट है और मैं अपने कमिटमेंट पे हमेशा टिकी रहती हूँ। করে নিয়েছিল তাদের যে উদ্দীপনা আমি দেখেছিলাম, উল্লাস দেখেছিলাম, সেজন্য আমি মানুষের উদ্দীপনাটাকে মর্যাদা দিয়ে আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গা থেকে দাঁড়ালে হয়তো जो मैंने लोगों के अंदर उल्लास देखा था, जो उत्साह देखा था, ये सोचकर, ये देखकर मैंने फैसला लिया कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। और ये कोई पहले से सोचा नहीं था। उस समय लोगों का उत्साह देखकर, समर्पण देखकर और मेरे प्रति प्यार देखकर मैंने ये फैसला लिया था। একসাথে মিলে কিভাবে রিগিং করার প্ল্যান मैंने এবং কিভাবে 10টা वहां पर जाकर যার জন্য খেসারত দিতে গিয়ে আমাকে 3 ঘন্টা বসে पता लगा मुझे कि वहां पर किस तरह से केंद्रीय बलों के না থাকতাম। समर्थन से প্রত্যেকটা বুথ ক্লিক করে बीजेपी ने प्लान किया था कि वहां पर रिगिंग करें और उन सारे बूथों को कैप्चर कर लिया जाए जहां पर केंद्रीय बल तैनात होगा। ये पुरानी साजिश थी, ये मुझे वहां जाकर पता लगा और जब मैंने उस पर आवाज उठाई तो मुझसे ही सवाल कर दिए गए। তো তার প্রভাব তো ফলেও পড়তে পারে। প্রথম দিন থেকেই তো বলছি, 10 बूथों पर रिगिंग हुई है, ये आरोप भी लगाए हैं। আজকে কেন বলবো, সেদিন থেকেই তো বলছি যেখানে এজেন্ট। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत एबीपी आनंदों के संपादक सुमन दे के साथ। बड़ी बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है, 5वें चरण के बाद बाकी सभी चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, ये कह रही है ममता बनर्जी। कोरोना में 8 चरणों का चुनाव सही नहीं, लगातार 8 चरणों में चुनाव क्यों किया जा रहा है, इसे लेकर ममता बनर्जी की तरफ से सवाल खड़े किए गए। चुनाव में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है ममता बनर्जी। केंद्रीय सुरक्षा बल ने गृहमंत्री के इशारे पर हिंसा की, ये आरोप अपने ममता बनर्जी एक बार फिर एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में दोहरा रही है। टीएमसी पर हिंसा करने के आरोप गलत हैं, ये भी कहा ममता बनर्जी ने। एबीपी आनंद से नौकरी गया था कि नहीं गया था, और उन्होंने खुद फेसबुक करके कहा एबीपी आनंद कि से हमारा किसी का नौकरी नौकरी नहीं गया था दीदी। कि हम यस एबीपी आनंद, एबीपी जो हिंदी में है, जो एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज से, एबीपी न्यूज जो है, उन्होंने खुद खुद ने फेसबुक में लिखा था कि हमको नौकरी इसी के लिए गया कि हम बीजेपी का खिलाफ में बोला, बीजेपी का लोगों ने फोन करके इसको सताया, इसी के लिए नौकरी दिया। And that is correct, I can challenge you with evidence. All that journalist. दीदी ये डेमोक्रेसी है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मैं इस इंफॉर्मेशन को नहीं मानता हूं, आपने ऑन एयर कहा, मैंने डिनाई कर रहा हूं। जब आपको सूट नहीं करता है तब आप नहीं मानते, जब आपको सूट नहीं करता है, देखो you are the employees, you are the employer, so you employee, so you cannot say what they discussed at the level of the management level, that you may not be knowing. So I am sorry, but what happened, it's happened. Everybody knows that media what they are doing, because it is under their pressure, they are under pressure. It is not that I am blaming the media, but it's a fact that they cannot play their role in a true sense, because every day BJP is threatening them. दीदी एक बात मैं बोल सकता हूं कि 2002 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और यहाँ जो रिपोर्टर्स हैं,
जो जर्नलिस्ट हैं और जो एडिटर्स हैं उन्हें पूरा एडिटोरियल फ्रीडम दिया जाता है, नहीं तो इतने साल 2002 से आज 2021 मैं काम नहीं कर पाता। दीदी मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल ये है दैट इज योर क्रेडिट बिकॉज दे वांट टू, देखो एक बात, दैट इज योर क्रेडिट, बट बात भी ये भी है, लेकिन आप लोगों को पॉलिसी ठीक हो जाता है कि इसको बैलेंस करना है, इसको ये दिखाना है, वो इसको दिखाना है। और मीडिया हाउस का एक पॉलिसी होता है, दैट पॉलिसी इज योर गाइडलाइंस, दैट यू कैन नॉट डिसएग्री। नो नो नो, आई एम नॉट डिनाइंग इट दीदी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हर मीडिया हाउस का एक पॉलिसी होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री ऑन दिस। मैं दीदी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जो बात हम कर रहे हैं वो कोविड हर दिन ये रिकॉर्ड क्रॉस कर रहा है। आपको याद होगा आप जब कोलकाता के बाजारों में दौड़ते दौड़ते आप जा रहे थे और लोगों को सतर्क कर रहे थे कोविड के खिलाफ, तब आंकड़ा जो था वो 90,000 80,000 पे था। आज पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 2 लाख क्रॉस करके गया और मौत एक के बाद एक बढ़ रहा है। वो जो सेकेंड वेव जो है वो भारत को किस हिसाब से छू रहा है इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता है, हम सबके सामने सरकारी आंकड़ा एकदम रेडी है। यहाँ एक सवाल दीदी ये उठता है कि अभी भी 4 फेजेस में चुनाव यहाँ बाकी है और चुनाव मतलब बड़ा रैलीज, लोग और इतने सारे मतलब जो कोविड विधि है, जो कोविड नियम है उनका उल्लंघन होता है, क्योंकि ये इतने सारे मतलब 130 करोड़ का आबादी है, पश्चिम बंगाल का आबादी है 9 करोड़ से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि आपको लगता है कि अभी रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, अभी भी 4 फेजेस में इलेक्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन का फेज कम होना चाहिए। देखिए मैं आपका साथ एक मत हूँ कि हमारा बिहार में भी जो इलेक्शन हुआ था तो कोविड पीक आवर्स में था, इवन पीक टाइम में कोविड का टाइम में बीजेपी के बिहार में इलेक्शन हुआ, लेकिन 3 फेज में तब इलेक्शन था। बंगाल में 8 फेज करने का जरूरत नहीं था। और जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो क्या बीजेपी के ये मालूम नहीं था कि जब कोई पैंडेमिक आता है तो 2 साल उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर लास्ट नवंबर से ऐसा कोविड चला गया था, ऐसा नहीं था। देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीना कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये 5 महीना में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब लोगों को वैक्सीन देने का जरूरत नहीं था? क्या पीएम केयर फंड में इतना रुपया उठा? लेकिन हमने एक लेटर लिखा फरवरी महीना में, जो प्राइम मिनिस्टर सर अलाउ मी द मेडिसिन, द वैक्सीन, so I can purchase from my government money and I can give free to the people, common people। लेकिन उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगर ये 5 महीने में हम थोड़ा प्रिकॉशन लेता तो इतना नहीं होता जरूर, लेकिन इतना नहीं होता। अभी देखिए प्लेन पे इतना लोग आते हैं, ट्रेन पे इतना लोग आता है, और हमारा बंगाल के लिए दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया से इतना लोगों को लेके रख दिया इधर में, सब स्टेट से, सब चीफ मिनिस्टर से छोड़ के और लेके, और पूरा और मिनिस्टर इधर में बैठा है, पूरा सब होटल बुक करके इतना पैसा बांट रहा है, इतना लोगों को लेके आया। एक दिन पीएम का मीटिंग होता है, इतना खर्चा होता है, और इतना लोग आके वो मीटिंग का स्टेज बनाते हैं, सब पूरा इंतजाम करते हैं, बाहर का आदमी आके। तो इतना आदमी बाहर के जब आते हैं तो हम क्या उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करके लेता है? पुलिस कभी टच नहीं करेगा, पीएम ऑफिस का किसी को, होम मिनिस्ट्री को किसी को टच नहीं करेगा। अभी तो अंडर इलेक्शन कमीशन है, वो लोग भी नहीं करेगा। लेकिन किया तो नहीं ना, इसमें तो दिक्कत तो हुआ, बांग्ला का दिक्कत तो हुआ। इसके लिए मैं चाहती हूँ अगर इलेक्शन कमीशन सहमत हो, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी बट एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के लिए हम कहना चाहती हूँ जो 4 फेज हो गया, 5th फेज परसों है 17 को, तो आउट 3 फेज बाकी रह जाएगा, जो 22 को है, 26 को है और 29 को है। 3 फेज एक साथ में कर सकता है, हमारा कोई एतराज नहीं है। अगर वो करेगा कोई एक दिन फिक्स अप करके कि हम लोग 7 दिन को तो टाइम मिलना चाहिए कि इतना सारे कॉन्स्टिट्यूंसी 160 सीट बाकी है, इसमें आने वाला परसों में 40-45 हो जाएगा, उसमें भी 120 सारे बाकी रहेगा, उसमें तो 7 दिन तो मिलना चाहिए ना। तो क्या कल जो ऑल पार्टी मीटिंग है वहां ये प्रस्ताव आप रखेंगे तृणमूल कांग्रेस की ओर से? देखिए जो जगह में थोड़ा आइसोलेटेड कम सीट था उसमें ज्यादा बग दे दिया, और जो जगह में कंजेस्टेड है जिसमें ज्यादा सीट है वो डिस्ट्रिक्ट में अभी ये लोग क्या करने चाहता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा अच्छा होता अगर ये 4 फेज में होता, कि हम तो 4 फेज ऑलरेडी वी हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर बीजेपी, और उसको कैंपेनिंग पीएम रोज आ सके, अमित शाह रोज आ सके, उसको चीफ मिनिस्टर रोज आ सके। इसी के लिए मंडल का रिकमेंडेशन का माफिक एक
पूरा चुनाव का लिस्ट तैयार हुआ था। लेकिन हम भी अभी भी कहेगा कि 25 होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 22-17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है कि बिकॉज आई वांट दैट पब्लिक शुड बी सेफ। हम पब्लिक को कोई, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद कम होता है इसके साथ और एक बिल्कुल और एक अहम बात कह रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल में जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसका कारण बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी बाहर से लोग ला रहे हैं, मतलब बाहरी थ्योरी को आप और एक बार बोल रहे हैं। उल्टा बीजेपी ये बोल रहे हैं कि आप पीएम जब मीटिंग बुलाते हैं कोविड को लेकर तो ममता बनर्जी कभी नहीं आते। ममता बनर्जी हर मीटिंग में रहा, खाली इलेक्शन का टाइम में अगर कोई ममता बनर्जी कैंपेनिंग में रहेगा तो पीएम ममता बनर्जी को कैंपेन, कभी इलेक्शन कमीशन बैन करेगा, कभी पीएम बैन करेगा, ममता बनर्जी क्यों इलेक्शन कैंपेन छोड़ देगा? क्यों? जब उसको पता है कि आवर इलेक्शन इज गोइंग ऑन, देन व्हाई ही विल कॉल द मीटिंग? He can call my health secretary, he can call my chief secretary, no problem. He can call my home secretary, but he cannot call me when the campaign is going on, and it is their baby, it is not my baby. They have decided the date, so they should know this. A चालाकी के काम नहीं होता। हम every meeting, I am the only one, I attended all the chief ministers meeting except only this campaigning time one meeting. No, this time I cannot go because election commission अभी 72 hours पहले, देखो एक बात है कि आप कैंपेन ना कर पाए। ये तो आपको पता है 72 आवर्स इलेक्शन कमीशन बोल दिया ए 5th फेज में, यू कैन नॉट कैंपेन फॉर 72 आवर्स फॉर 5th फेज। अगर 72 आवर्स चला गया, 24 घंटा बैन कर दिया, 96 आवर्स आई हैव लॉस्ट। अब देखो जब कोई इलेक्शन होता है कैंपेनिंग के टाइम में, because I am the only main speaker of my party and they have so many, they are coming so many, prime minister is coming every day, home minister is coming every day, so many chief minister is coming every day, finance minister without finance coming every day, so they are doing it every day, and only for me why they will ban? Because they are afraid of me, they are scared of me. They should not do like this. It is a discrimination and it is an injustice. दीदी लास्ट फेज में शीतलकुची में जो हुआ है 4 ताजा जान चले गए हैं, तो उसके बारे में आपका एकदम तीखा आरोप है कि सेंट्रल फोर्स के ऊपर, और सेंट्रल फोर्स आप कई दिनों से इसके पहले भी कई फेजेस में बोले हैं आप कि सेंट्रल फोर्स लोगों को प्रभावित कर रहे हैं ताकि लोग बीजेपी को वोट दें। तो इसके बारे में कोई प्रूफ, कोई फुटेज कुछ आपके हाथ में है? साबित कैसे करेंगे इसको? पूरा है, पूरा है। अब जाइए ना, गांव-गांव में जाके इन्वेस्टिगेशन कर लिए ना, हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम नंदीग्राम, बयाल, दिस अमेदपुर, then there are so many areas, I can give you the name. Every time we have every document, so because we have sent our evidence about 600-700 to the election commission also. We are sending all the details, so all the evidence is with us. Video footage to evidence. तो and complain. Every day we are complaining. But they are not taking any action. उसी दिन आनंद बर्मन नाम का एक अगर जो पहला बार वोटर था 18 साल का, उसका भी जान चला गया। उसको भी हम कंडेम किया है बर्मन का, बिकॉज पूरा सब परिवार ही राजवंशी है। उधर राजवंशी का साइड में हिंदू राजवंशी है, मुस्लिम राजवंशी भी है, वो पूरा ही राजवंशी है। वो लड़का को भी डेथ ठीक नहीं था, उसको भी हम कंडेम किया है, उसका परिवार को साथ भी हम मिला, बिकॉज आई डोंट डिस्क्रिमिनेट। इस हादसे के आरोप का लेकिन एक फर्क है, लेकिन नो दैट इज इट इज बीजेपी ने मर्डर किया, उसको हम सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करेगा। हम इंक्वायरी करके देखने चाहता है क्या कौन मर्डर किया। अगर तृणमूल कांग्रेस करेगा तो हम उसको एक्शन लेगा, अगर बीजेपी करेगा तो उसको इसमें भी एक्शन लेगा। लेकिन एक बात है, वो लड़का को जो मारा है ठीक नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमारा भी 15 वर्कर्स मर्डर हुआ है ऐसा। और वो जो राष्ट्रीय संतोष जिसको बोलता है, जो जेनोसाइड हमने कहते हैं, जो पुलिस अपन गोली करके मर दिया जिसको मरने का जरूरत नहीं था। Whether magistrate gave the power, authority to fire for firing, whether they informed the video, whether they informed the presiding officer, whether the presiding officer has given them right to for firing, what happened? Nothing happened, nobody is injured, nothing, and you just fired. And you just fired like a genocide, just like a fire spray, the upper side. And all young boys are
very unfortunate, it is 22-25 years old only. I met one lady, Mrs. of the disease, that she's pregnant, maybe tomorrow, today or tomorrow, she's going to the hospitalized because of institution delivery and all this. And number two, I have seen one baby, 1 month. She was in my, my हमारा कोल में थे, तो उसको 1 महीना खाली पिताजी चला गया. तो इस ऐसा वेरी दुख का इंसिडेंट है. तब भी मैं जाके बोला है कि आप लोग कूल रहो, शांति में रहो. शांति में हम लोग इसको चाहते हैं कि इंसानियत को इंसाफ मिले, इसको तो हम जरूर करेंगे. इंसान को इंसाफ दीदी बहुत ही दुखद घटना है. कल वो फुटेज एकदम छोटा बच्ची, हाँ, सेंट्रल फोर्स का कहना है कि अपना जान बचाने के लिए उन्होंने, ट्रिगर हैप्पी वो लोग नहीं है, जान बचाने के लिए मजबूर. कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ. 3 आदमी तो बाद में आके गोली चलाया. वो आपने पहले अगर पूछते तो मैं पेपर आके आपको देख देता कौन कौन गोली चलाया और कैसे कैसे चलाया, कौन रिवॉल्वर से चलाया. कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, प्लान करके किया है. दैट मैटर द बीजेपी MP and sorry some agency, they planned on that day morning and last day also in the evening. It's a planned case. बीजेपी सब हॉट टाइम में दंगा करता है प्लान करके, लोग मरता है प्लान करके, कोई इंसिडेंट करता है प्लान मार के. आपको सब पता है बीजेपी क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या कर सकते हैं. দিদি আমরা আবার বাংলার নির্বাচন এবং তার তাৎপর্যে ফিরব. প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রায় প্রত্যেক দিন, প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত এই ক্যাম্পেইন করছেন এবং প্রত্যেকটা ক্যাম্পেইনে আপনি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদম সরাসরি, সেদিন তৃণমূলের একজন নেতা আমারই অনুষ্ঠানে বলছিলেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এতবার বোধহয় অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতার নাম করে আক্রমণ করেননি. অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক বড় নেতা হিসেবে উপস্থাপনা করছেন. আপনি মানবেন? দেখুন, আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা যে যাই রাজনীতি করি না কেন, চেয়ারের মর্যাদা অনুযায়ী একটা লক্ষ্মণ রেখা থাকা উচিত. কেউ যদি লক্ষ্মণ রেখাটাকে উল্লঙ্ঘন করে তাহলে কিন্তু তাকে তার উপর দায় বর্তায়. PM যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে, HM যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে, অভিষেক আর নো অভিষেক ইজ নো ম্যাটার, কিন্তু ওরা যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে, ধরুন অভিষেককে ছেড়ে দিন না, আমার ব্যাপারেও যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে এবং যে ভাষায় কথা বলছে, এক একটা জেলায় গিয়ে এক এক রকম কথা বলছে. NRC নিয়ে লেবংয়ে গিয়ে বলে হাম তো NRC নেই কিয়া, অমিত শাহ. আর আপনারা জানেন সেই বিল এখনো পড়ে আছে, এখনো সেটা উইথড্র হয়নি. দ্যাট বিল ভেরি মাচ এক্সিস্ট. ইভেন NPR অলরেডি সব জায়গায় হচ্ছে, আমি করিনি, আমি বাংলায় করতে দিইনি, আমি NRC NPR করতে দেবো না. এমনকি আসামে আফটার আসাম ইলেকশন দে হ্যাভ স্টার্টেড ডি নোটিস, দে হ্যাভ স্টার্টেড ইস্যুইং দ্য ডি নোটিস. কেন হবে এটা বলুন তো, কেন হবে এটা? ডিটেনশন ক্যাম্পে সব পাঠিয়ে দেবে. সুতরাং মনে রাখবেন যে এরা ডেলি আসছে, মানে কি ডেটগুলো লক্ষ্য রাখুন. প্রাইম মিনিস্টার আসছে কবে কবে, যেদিন ইলেকশন চলছে. तो ममता बनर्जी को आपने सुना. हमारे सहयोगी चैनल ABP आनंदा से बात करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं. ABP न्यूज पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान कि बीजेपी जानबूझकर दंगे कराती है. यह गंभीर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने कि प्लान बनाकर बंगाल में बीजेपी ने दंगे कराए और हिंसा की साजिश के वीडियो तक उनके पास मौजूद हैं. कूच बिहार हिंसा की जांच CID करेगी, इस बात का जिक्र भी इस इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने किया है.